हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के सभी आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर्स है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमने सभी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम हो गया या फिर बैंकिंग प्रमोशनल एग्जाम्स हो गया, हमने सभी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2-3 का एग्जाम, पीएनबी एलबीओ का एग्जाम, उसके लिए हमने एक 200 रुपीज़ का कंप्रिहेंसिव पीडीएफ कोर्स तैयार किया है। कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इस पीडीएफ कोर्स के तहत हम आपको बैंकिंग नॉलेज, जो स्टैटिक बैंकिंग होता है वो, आरबीआई सर्कुलर जनवरी टू दिसंबर मंथ तक का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जनवरी टू दिसंबर मंथ तक का, जितना भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होता है वो, और इन सब के ऊपर 2500 प्लस इजी टू डिफिकल्ट लेवल एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिसको सॉल्व करके आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप में से कोई भी इस पीडीएफ कोर्स को अवेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पीडीएफ कोर्स को अवेल कर लिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ कोर्स अवेल कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है हमारे पास डिस्कशन के लिए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 1 अक्टूबर 2025 का है और ये सर्कुलर रिलेटेड है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स एमटीटी से। तो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के तहत आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो टाइम पीरियड है उसको 4 मंथ से बढ़ा करके 6 मंथ कर दिया गया है। तो उसी को लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। आई नो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, हम इस सर्कुलर को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होता क्या है, कैसे ये काम करता है, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। देखिए, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के बारे में पता होगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स क्या करता है, ये गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, ये किसी दूसरे कंपनी से गुड्स को परचेज करता है, उसको बाय करता है और फिर उसको भारत के बाहर सेल कर देता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में क्या होता है ना, कि जो गुड्स रहता है उसका शिपमेंट भारत से होता है। भारत का जो पोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, जो लैंड कस्टम है, वहां से गुड्स को दूसरे देश में भेजा जाता है। नाउ ये जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स है एमटीटी, इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई इंडियन ट्रेडर है, कोई इंडियन कंपनी है, वो 2 फॉरेन कंट्रीज के बीच में डील कर रहा होता है। यहाँ पे गुड्स भारत के अंदर नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, कोई इंडियन ट्रेडर है, कोई इंडियन कंपनी है, वो क्या करता है, वो भारत के बाहर किसी एक देश से गुड्स को परचेज करता है, उसको बाय करता है और फिर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में उन गुड्स को सेल कर देता है। तो उन गुड्स को भारत के अंदर नहीं लाया जाता है, भारत से होकर के वो जो गुड्स है वो नहीं गुजरता है विदाउट टचिंग द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ऑफ इंडिया। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पे जो भी कस्टम ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस होता है वो अप्लाई होता है, जो भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर। तो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, कोई इंडियन कंपनी है, वो किसी एक देश से गुड्स को परचेज करता है और फिर उसी देश से गुड्स का शिपमेंट हो जाता है, उसी देश से गुड्स को शिप कर दिया जाता है किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पे गुड्स को भारत के अंदर नहीं लाया जाता है विदाउट टचिंग द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ऑफ इंडिया। यहाँ पे गुड्स को भारत के अंदर नहीं लाया जाता, भारत से होकर के वो जो गुड्स है वो नहीं गुजरता है। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है ना, इस तरह का ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन कहलाता है। डोंट वरी, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि भारत के अंदर एक कंपनी है XY लिमिटेड, और ये क्या करता है, तो ये जो भी कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज होता है, कंप्यूटर और जो भी रिलेटेड आइटम होता है, कीबोर्ड, आपका लैपटॉप हो गया, फिर से आपका चार्जर हो गया, माउस हो गया, तो इन सबको ये बाय और सेल करने का काम करता है। तो अब ये जो XY लिमिटेड है ना, XY लिमिटेड को US के कस्टमर के तरफ से 1000 लैपटॉप का ऑर्डर मिला।
अब इस कंपनी को 1000 लैपटॉप का ऑर्डर मिला। अब ये क्या करता है, XY लिमिटेड कनाडा के सप्लायर को सेम ऑर्डर दे देता है कि इसे 1000 लैपटॉप चाहिए, लेकिन ये कनाडा के सप्लायर को बोलता है कि ये लैपटॉप आप हमें इंडिया के अंदर डिलीवर मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप ये जो 1000 लैपटॉप है उसको डायरेक्टली USA के अंदर डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गुड्स है जो कि क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप यहाँ पे भारत के अंदर नहीं आएगा, राइट। इस ट्रांजेक्शन में जो गुड्स है वो भारत के अंदर नहीं आएगा, भारत का जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसके अंदर इंटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो XY लिमिटेड है इसने क्या किया, इसके पास US के कस्टमर के तरफ से ऑर्डर आया, इसने सेम ऑर्डर कनाडा के सप्लायर को दे दिया कि इसे 1000 लैपटॉप चाहिए और उसको बोल दिया कि 1000 लैपटॉप आप हमें इंडिया के अंदर डिलीवर मत कीजिए, आप ये जो 1000 लैपटॉप है वो डायरेक्टली USA के अंदर डिलीवर कर दीजिए। तो XY लिमिटेड ने एक तरीके से देखें हम तो कनाडा के सप्लायर से 1000 लैपटॉप परचेज किया और फिर उसको USA के अंदर सेल कर दिया। तो यहाँ पे लैपटॉप को भारत के अंदर नहीं लाया गया, राइट। तो इस ट्रांजैक्शन में जो गुड्स है वो भारत का जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसके अंदर नहीं आया। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहलाता है, मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन कहलाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो गुड्स होता है वो भारत के अंदर नहीं आता है, यहाँ का जो पोर्ट्स है, जो एयरपोर्ट्स है, जो लैंड कस्टम है उससे होकर के गुड्स का शिपमेंट नहीं होता है, किसी दूसरे देश से खरीदा जाता है और फिर उन गुड्स को किसी दूसरे देश में सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है उसका बेसिकली दो साइड होता है। तो देखिए सबसे पहले जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड ने यहाँ पे जो कनाडा का सप्लायर है उससे 1000 लैपटॉप क्या किया, बाय किया, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, ये इंपोर्ट लेग कहलाएगा। यहाँ पे हालांकि जो 1000 लैपटॉप है वो भारत के अंदर नहीं आएगा, इसको फिजिकली भारत के अंदर इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस तरीके का जो परचेस है वो क्या कहलाएगा आपका, उसको इंपोर्ट साइड के तौर पे माना जाता है। तो यहाँ पे XY लिमिटेड ने कनाडा के सप्लायर से 1000 लैपटॉप बाय किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंपोर्ट लेग कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे XY लिमिटेड ने इन 1000 लैपटॉप को USA के कस्टमर को सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्सपोर्ट लेग कहलाएगा। हालांकि एक्चुअल में भारत से इन लैपटॉप को का जो शिपमेंट है वो नहीं हुआ है, राइट, लेकिन ये जो सेल है, ये जो यहाँ पे XY लिमिटेड ने USA के कस्टमर को 1000 लैपटॉप सेल किया है, तो ये सेल एक्सपोर्ट साइड के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो MTT का दो साइड होता है, एक होता है आपका इंपोर्ट लेग और एक होता है आपका एक्सपोर्ट लेग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है, वो किया क्यों जाता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए सबसे पहला तो बेनिफिट इसका क्या है कि यहाँ पे जो भी इंडियन कंपनीज है, जो भी इंडियन ट्रेडर है, क्योंकि उसको गुड्स को भारत के अंदर पहले इंपोर्ट और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी गुड्स को स्टोर करके रखने का झंझट होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, इन सब का झंझट खत्म हो जाता है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट MTT का क्या है ना, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ये इंडियन कंपनी है, XY लिमिटेड है, ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा क्योंकि इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरे सर्कुलर को समझने वाले हैं। ओके, तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड ने क्या किया, कनाडा से 1000 लैपटॉप को परचेज कर लिया और फिर उसको USA के कस्टमर को सेल कर दिया। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, इंडियन कंपनी किसी दूसरे देश से कम दाम पे गुड्स को परचेज करता है और फिर उसको ज़्यादा दाम पे सेल कर देता है, और जो भी डिफरेंस रहता है वो क्या हो जाता है, उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है वो किया जाता है। इन सब के अलावा देखिए एक जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इसका, इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है ना, इसके वजह से जो इंडियन कंपनीज है वो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए ये तो जरूरी नहीं है कि जितना तरह का भी गुड्स होता है, जो भी अलग अलग सामान होता है, वो सब भारत के अंदर अवेलेबल है। बहुत सारा ऐसा गुड्स है जो कि भारत के अंदर अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसा गुड्स होता है जिसका कि भारत में ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए उसका प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन कंपनीज है वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे देश में जहाँ पे वो गुड्स अवेलेबल है
और किसी ऐसे देश में जहाँ पे उन गुड्स का ज़रूरत है, तो किसी ऐसे देश में जहाँ पे उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ से वो गुड्स खरीद लेते हैं और फिर किसी ऐसे देश में जहाँ पे उसका ज़रूरत होता है वहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से गुड्स भारत के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे इंडियन कंपनीज़ है वो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो एक बेनिफिट ये है। तो ये सब बेसिकली बेनिफिट है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन का। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और क्या क्या इसका बेनिफिट है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले 23 जनवरी 2020 का एक सर्कुलर है, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन रिवाइज्ड गाइडलाइंस। मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस को लेकर के रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू किया गया था। तो यहाँ पे इस गाइडलाइंस को रेफर करने के लिए बोला गया है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को। तो इस गाइडलाइंस के अंदर ना ये बताया गया है कि जो पूरा जो इंटायर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस है ना, वो 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पूरा आपका हमने अभी बात किया मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन, वो 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि जो भी फॉरेन सप्लायर से गुड्स को पहले बाय करना है, फिर फॉरेन बायर को सेल करना है, तो ये सब 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, ना देखिए यहाँ पे कौन से डेट को मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन का स्टार्ट डेट माना जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया है। कौन से डेट को मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन का इन डेट माना जाएगा कि ये इंड हो गया है। जब तक आपको स्टार्ट डेट और इन डेट नहीं पता होगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो 9 मंथ के अंदर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कमेंसमेंट डेट का क्या मतलब है। तो डेट ऑफ शिपमेंट, जिस डेट को जो कैनेडियन सप्लायर है, कैनेडियन सप्लायर जिस डेट को 1000 लैपटॉप जो आपका यूएस का कस्टमर है उसको भेजेगा, तो वो क्या हो गया, आपका डेट ऑफ शिपमेंट हो गया। या फिर एक्सपोर्ट लेग रिसीट, जिस डेट को जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड के पास यूएस के कस्टमर के तरफ से पैसा आ जाएगा, वो क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट लेग रिसीट हो गया। इंपोर्ट लेग पेमेंट क्या हो गया, जिस डेट को जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड जो कैनेडियन सप्लायर है, कैनेडियन सप्लायर को 1000 लैपटॉप के लिए पे करेगा, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो भी पहले होता है उसको क्या माना जाएगा, कमेंसमेंट डेट माना जाएगा, स्टार्ट डेट माना जाएगा। और इन तीनों में से जो भी लास्ट में होता है उसको क्या माना जाएगा, कंप्लीशन डेट माना जाएगा। इसको एक हम सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए XY लिमिटेड है, ओके, और XY लिमिटेड ने मान लीजिए कि जो कैनेडियन सप्लायर है, जो आपका कैनेडियन सप्लायर है उसको पे किया, और लेट्स से कि 1 जनवरी को यहाँ पे पेमेंट किया गया है, 1 जनवरी को यहाँ पे पेमेंट किया गया है। तो ये सबसे पहले तो क्या हो गया, इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गया, राइट, इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गया ये। अब मान लीजिए ना कि जो सप्लायर है, जो कैनेडियन सप्लायर है, इसका मतलब कैनेडियन सप्लायर है, ओके। तो जो कैनेडियन सप्लायर है ना, उसने जो गुड्स है उसको शिप किया, गुड्स का शिपमेंट किया यूएसए को, और ये किया 10 जनवरी को, ओके, 10 जनवरी को। अब यहाँ पे जो बायर है, मतलब कि जो यूएसए है, यूएसए ने यहाँ पे XY लिमिटेड को पे किया, XY लिमिटेड को पे किया लेट्स से 15 अगस्त को, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, XY लिमिटेड ने जो आपका कैनेडियन सप्लायर है उसको 1000 लैपटॉप के लिए 1 जनवरी को पे किया, ये इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गया। फिर जो कैनेडियन सप्लायर है उसने गुड्स का शिपमेंट किया 10 जनवरी को, और यहाँ पे जो यूएस का कस्टमर है उसने XY लिमिटेड को पेमेंट किया 15 जनवरी को, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट लेग पेमेंट हो गया। तो आप बताइए कि इसमें से सबसे फर्स्ट कौन सा डेट आ रहा है, ये आ रहा है 1 जनवरी, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका स्टार्ट डेट हो गया, ओके। और सबसे लास्ट क्या हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका इन डेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि ये जो पूरा
ये जो पूरा आपका मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है ना, वो 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 1 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से 9 मंथ्स के अंदर ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और ये कंप्लीट कब हुआ है? 15 अगस्त को कंप्लीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 7-8 मंथ्स ही हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त है। तो 7 मंथ्स और 15 डेज हो रहा है, मतलब कि 9 मंथ्स के अंदर ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो आपका MTT है वो कंप्लीट हो गया है। 7 मंथ्स एंड 15 डेज के अंदर ही ये जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है? ये वैलिड ट्रांजेक्शन है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटायर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला प्रोविजन समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देयर शैल नॉट बी एनी आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड 4 मंथ्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड ने जो कैनेडियन सप्लायर है उससे 1000 लैपटॉप पे किया, तो उसके लिए उसने क्या किया? XY लिमिटेड ने भारत के बाहर पैसा भेजा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि वो जो भारत के बाहर पैसा भेजा गया है वो 4 महीने से ज़्यादा भारत के बाहर नहीं रहना चाहिए। जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो 4 महीने से ज़्यादा समय तक भारत के बाहर नहीं रहना चाहिए। जो पैसा भेजा गया है वो पैसा 4 महीने के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? रिकवर हो जाना चाहिए मतलब कि जिस डेट को XY लिमिटेड ने कैनेडियन सप्लायर को 1000 लैपटॉप के लिए पे किया, उस डेट से 4 महीने के अंदर जो US का कस्टमर है, US के कस्टमर के तरफ से XY लिमिटेड के पास 1000 लैपटॉप के लिए पैसा आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि 1 जनवरी है। 1 जनवरी को इम्पोर्ट लेग पेमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कैनेडियन जो आपका XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड ने यहाँ पे जो आपका कैनेडियन सप्लायर है उसको पेमेंट किया है, राइट। तो 1 जनवरी को किया है, तो इससे 4 महीने के अंदर 1 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई, राइट। 1 मई, 4 मंथ्स हो गया। तो यहाँ पे 1 मई तक जो आपका एक्सपोर्ट लेग पेमेंट है वो हो जाना चाहिए। मतलब कि जो USA है, USA का जो कस्टमर है उसके द्वारा जो आपका XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड के पास पैसा आ जाना चाहिए। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो ये नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भारत के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक फंसा ना रहे। तो देयर शैल नॉट बी एनी आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड 4 मंथ्स। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो भारत के बाहर 4 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। 4 महीने के अंदर वो रिकवर हो जाना चाहिए। मतलब कि जो भी बायर है, हमारे एग्जाम्पल में जो आपका US का कस्टमर है वो बायर है, तो उसके तरफ से पैसा आ जाना चाहिए XY लिमिटेड के पास। ओके, समझ में आ गया क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को रिव्यू किया गया है और जो हमारे मर्चेंटिंग ट्रेडर्स है, मर्चेंटिंग ट्रेडर्स और भी एफिशिएंटली जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है उसको मैनेज कर सके, इसके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे 4 मंथ से बढ़ा करके 6 मंथ्स कर दिया गया है। मतलब पहले क्या था? पहले ये था कि मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के तहत जो भी पैसा भारत के बाहर भेजा गया है वो 4 महीने के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 6 मंथ कर दिया गया है। यानी कि मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के तहत जो भी पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा वो 6 मंथ्स के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर जो भी बायर है, बायर के तरफ से जो पैसा है वो इंडियन कंपनी को मिल जाना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी को इम्पोर्ट लेग पेमेंट हुआ है, 1 जनवरी को अगर मान लीजिए कि इम्पोर्ट लेग पेमेंट हुआ है, ओके, मतलब कि जो हमारे इंडियन कंपनी है जो XY लिमिटेड है, XY लिमिटेड ने कैनेडियन सप्लायर को 1000 लैपटॉप के लिए पैसा दे दिया है। ओके, तो इस डेट से 4 महीने के अंदर, इस डेट से अब 6 महीने के अंदर, मतलब कि 1 जुलाई तक एक्सपोर्ट लेग पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब कि जो US का कस्टमर है, US के कस्टमर के तरफ से जो XY लिमिटेड है उसको पैसा भेज दिया जाना चाहिए। ओके, तो
जो आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए टाइम पीरियड है उसको 4 मंथ से बढ़ा करके 6 मंथ कर दिया गया है। पहले क्या था कि एमटीटी के तहत जो भी पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा वो 4 महीने के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि अब एमटीटी के तहत जो भी पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा वो 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर जो बायर है, बायर की तरफ से जो इंडियन कंपनी है उसको पैसा मिल जाना चाहिए। ओके, समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है? तो बस यही यहाँ पे चेंजेस लाया गया है। इसके अलावा जो भी ये आपका मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर गाइडलाइंस है उसमें जो भी डायरेक्शंस है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं लाया गया है। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है और बैंकों को यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बैंक का रिलेटेड क्लाइंट है, जो भी कस्टमर्स है, उसको इस सर्कुलर के बारे में बताएगा। और इस डायरेक्शंस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। और ये किसी भी दूसरे लॉ के तहत अगर कोई परमिशन या फिर अप्रूवल का बात किया गया उसको ये प्रिजुडिस नहीं करता है, उसको ये ओवरराइड नहीं करता है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। आई होप आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के तहत जो टाइम पीरियड है आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए उसको 4 मंथ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 4 मंथ से बढ़ा करके 6 मंथ्स कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर भी 1 अक्टूबर 2025 का है और ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है? तो EDPMS विच इज एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और IDPMS विच इज इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो आपका EDPMS है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। ये जो IDPMS है तो उसके थ्रू जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो इन सिस्टम के अंदर जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है, जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है, उसका जो रिकंसिलेशन किया जाता है, जो उसको चेक किया जाता है, उसको मैच किया जाता है और इस सिस्टम के अंदर जो ट्रांजेक्शन को क्लोज किया जाता है, जो भी इंट्रीज रहता है उसको क्लोज किया जाता है, उसको लेकर के जो गाइडलाइंस है ना उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस सर्कुलर को समझने के लिए भी और अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो EDPMS है वो है क्या, कैसे काम करता है, ये जो IDPMS है वो क्या है, ये कैसे काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम EDPMS, तो ये है क्या? देखिए आपको पता होगा कि हम जो भी हमारे देश के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं वो जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपोर्टर ने जो भी एक्सपोर्ट किया है उसको उसका पैसा मिल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो भी एक्सपोर्टर्स ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उसके लिए जो भी पैसा बनता है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर भारत के अंदर आ जाना चाहिए। और इसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये किस चीज़ के लिए है? तो ये क्या करता है, जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स है उसको मॉनिटर करता है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था ताकि जो पूरा एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग है, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग करना होता है और जो भी आपका ट्रैकिंग प्रोसेस होता है, जो ये चेक किया जाता है कि जो एक्सपोर्टर्स है उसको पैसा मिला या नहीं मिला, तो इन सब चीज़ों को डिजिटाइज करने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो भी पेपर वर्क है उसको कम किया जा सके। पूरा जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर किया जाता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ 2014 में EDPMS को इंट्रोड्यूस किया गया था। ना देखिए जब ये सिस्टम नहीं था ना तो उससे पहले क्या होता था
कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट के पास शिपिंग बिल का डिटेल्स होता था। आपको पता होगा कि जब भी एक्सपोर्टर गुड्स का एक्सपोर्ट करता है तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास उसको शिपिंग बिल फाइल करना होता है, जिसमें कि एक्सपोर्ट का पूरा जानकारी होता है कि किस तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितने वैल्यू के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किस देश में जो गुड्स है उसको भेजा जा रहा है, ये सारा जानकारी था। तो पहले जब ये ईडीपीएमएस, ये जो ईडीपीएमएस सिस्टम है, जब ये नहीं था तो इससे पहले क्या होता था कि कस्टम डिपार्टमेंट के पास शिपिंग बिल का डिटेल्स रहता था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के पास खुद का अपना डिटेल्स रहता था, बैंक्स के पास पेमेंट का डिटेल रहता था। तो क्योंकि सारा जो डेटा है वो अलग अलग था, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना, ये चेक करना कि एक्सपोर्टर को पैसा मिला है या नहीं मिला है, जो भी एक्सपोर्ट किया गया है उसके बदले में टाइम फ्रेम के अंदर पैसा आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे इसी सब को देखते हुए इस सिस्टम को क्रिएट किया गया ताकि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया जा सके, जहां पे कस्टम डिपार्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बैंक्स, इन सब का जो डेटा है उसको कंसोलिडेट करके दिखाया जा सके, उसको कंसोलिडेट करके रखा जा सके। तो ये जो पूरा आपका ईडीपीएमएस है वो करता क्या है, तो ये कोई एक एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन का जो एंटायर लाइफ साइकिल होता है ना, जो पूरा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको ये सिस्टम ट्रैक करता है। तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन शुरू कब से होता है, जो गुड्स है, गुड्स का शिपमेंट हुआ, गुड्स को दूसरे देश में भेजा गया, राइट। तो जब गुड्स को दूसरे देश में भेजा जाता है तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास शिपिंग बिल फाइल किया जाता है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है, वो फाइल करना होता है। तो शिपिंग बिल को जब फाइल किया जाता है, सॉफ्टेक्स फॉर्म को जब फाइल किया जाता है, वो फाइल करने से लेकर के एक्सपोर्ट के लिए जो फाइनल पेमेंट आता है भारत के अंदर, तो शिपिंग बिल से लेकर के फाइनल पेमेंट तक ये जो आपका पूरा सिस्टम है ईडीपीएमएस, वो उस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। ओके, और याद रखिएगा कि ये जो ट्रैकिंग है ना, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक्सपोर्ट से हमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपोर्ट से जो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा सके और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर भारत के अंदर लाया जा सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ओके, फेमा के तहत। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया ईडीपीएमएस है क्या। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आखिर काम क्यों कैसे करता है, तभी आपको जो प्रोविज़न है वो समझ में आएगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है। कोई एक्सपोर्टर है, ओके, एक्सपोर्टर ने गुड्स का शिपमेंट किया, तो जैसे ही वो गुड्स का शिपमेंट करता है उसको कस्टम डिपार्टमेंट के पास शिपिंग बिल फाइल करना होता है, जिसमें सारा एक्सपोर्ट का डिटेल्स रहता है, ठीक है। तो इस शिपिंग बिल के अंदर सारा एक्सपोर्ट का डिटेल्स रहता है, और साथ ही में इस शिपिंग बिल के अंदर ना एक्सपोर्टर ने जिस भी ऑथराइज डीलर बैंक को अपने बैंक के तौर पे चुना हुआ होगा उसका कोड भी रहता है। तो एक्सपोर्टर एक बैंक को एडी बैंक के तौर पे चूज करता है, किसी भी एडी बैंक को अपने बैंक के तौर पे चूज करता है, जो कि बेसिकली एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे जो पेमेंट है वो रिसीव करता है, ठीक है, बायर के तरफ से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सपोर्टर ने जो इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल होता है वो कस्टम डिपार्टमेंट के पास फाइल किया, और इस शिपिंग बिल के अंदर एक्सपोर्टर का एडी बैंक का डिटेल्स भी रहता है, एडी बैंक का कोड भी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है ना, शिपिंग बिल का जो भी डिटेल्स होता है उसको वो ईडीपीएम डेटाबेस में अपलोड कर देता है, ओके। इसके बाद फिर क्या होता है, जो आपका एक्सपोर्टर का ऑथराइज डीलर बैंक है वो अब सेम डे, जिस डे को कस्टम डिपार्टमेंट ने शिपिंग बिल का डिटेल्स ईडीपीएमएस डेटाबेस में अपलोड किया, सेम डे जो आपका एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर यहाँ पे जो ईडीपीएमएस सिस्टम है, इस सिस्टम से जो शिपिंग बिल का डिटेल्स है उसको वो चेक कर सकता है, उसको वो डाउनलोड कर सकता है, और जो शिपमेंट है उसको वो वेरीफाई कर सकता है कि जो शिपमेंट है वो जेन्युइन है, उसको वो एक्नॉलेज कर सकता है कि मतलब सारा चीज़ यहाँ पे ठीक है, उसको वेरीफाई कर सकता है, ओके। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक बार जो फॉरेन बायर है उसने यहाँ पे पेमेंट कर दिया एक्सपोर्ट के लिए, और ऑथराइज डीलर बैंक को जो पैसा है वो मिल गया, उसके बाद जो ऑथराइज डीलर बैंक है वो इस सिस्टम में इस चीज़ को रिपोर्ट करता है कि उसको कितना फॉरेन एक्सचेंज मिला है उस एक्सपोर्ट के लिए। जो भी यहाँ पे EFI
आरसी होता है, EBRC होता है इसके थ्रू। ओके, EDPMS सिस्टम में रिपोर्ट करता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो उसको मिल गया है, और फिर उसको जो ओरिजिनल शिपिंग बिल होता है उसके साथ लिंक कर देता है। जिस भी शिपिंग बिल के अगेंस्ट में वो पेमेंट आया हुआ होता है उसके साथ ऑथराइज्ड डीलर बैंक उसको लिंक कर देता है। ओके, इसके बाद देखिए क्या होता है। तो एक बार एक्सपोर्ट के लिए जो पूरा पेमेंट है वो आ गया भारत के अंदर, उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर बैंक क्या करता है, उसको चेक करता है, उसको मैच करता है कि शिपिंग बिल में जितना अमाउंट है उतना अमाउंट मिला है या नहीं मिला है, तो उसको चेक करता है, उसको मैच करता है, और फिर यहाँ पे EDPMS में उसको अपडेट कर देता है, और फिर जो शिपिंग बिल है उसको क्लोज कर देता है। मतलब कि उस वो जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देता है कि जो एक्सपोर्ट है ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा EDPMS है वो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। जब से शिपिंग बिल या सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइल किया जाता है तब से लेकर के जो आपका पेमेंट है वो मिलने तक उस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को ये जो सिस्टम है वो ट्रैक करता है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि शिपिंग बिल में कुछ और अमाउंट मेंशन है और फॉरेन बायर के तरफ से कुछ और पैसा आया है, मतलब कम पैसा आया मान लीजिए, या फिर जितने टाइम फ्रेम के अंदर पैसा आ जाना चाहिए उतना टाइम हो चुका और पैसा नहीं आया है, तो फिर बैंक EDPMS के अंदर उस तरीके से चीज़ों को अपडेट करता है, उस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कम पैसा आया, शिपिंग बिल में 10,000 रुपया मेंशन है और आया है 9,900 रुपया, तो यहाँ पे जो अनपेड अमाउंट है जो 100 रुपीज़ है उसको बैंक राइट ऑफ कर देता है। या फिर अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए, नहीं आया है, तो बैंक क्या करता है, जो आपका टाइम पीरियड है उसको EDPMS के अंदर एक्सटेंड कर देता है, उसको बढ़ा के दिखा देता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए अगर अलाउड पीरियड तक जो शिपिंग बिल है वो क्लोज नहीं होता है, जो नॉर्मली 9 मंथ्स होता है, मतलब शिपमेंट हुआ उसके 9 महीने के अंदर जो शिपिंग बिल है वो क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब कि जो भी एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर को पैसा मिल जाना चाहिए, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भारत के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर वो जो आपका एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन रहता है उसको EDPMS के अंदर आउटस्टैंडिंग के तौर पे दिखाया जाता है, और एक्सपोर्टर्स जो इस तरह का एक्सपोर्ट रहता है उसको पेंडिंग दिखाएगा, जो भी उसका एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है उसके अंदर। ओके, अब देखिए अगर 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है और उसके बावजूद भी जो एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं मिला है फॉरेन बायर के तरफ से, तो फिर यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये जो आपका EDPMS है ना, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस एक्सपोर्टर को RBI का जो क्वेश्चन लिस्ट है उसमें शामिल कर देता है, और इसके वजह से क्या होता है कि एक्सपोर्टर जब नेक्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कुछ स्ट्रिक्टर जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना होता है। समझ में आ गया ये पूरा? तो ये पूरा क्या था, EDPMS। ये पूरा क्या था, EDPMS। ओके, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करके बेसिकली जो पूरा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होता है उसको मॉनिटर किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि जो एक्सपोर्टर है उसको पैसा मिला है या नहीं मिला है, ये चेक किया जाता है कि जितना पैसा उसको मिलना चाहिए उतना पैसा मिला है या नहीं मिला है। ओके, अब हम बात करते हैं IDPMS के बारे में। नाउ IDPMS विच इज़ इम्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये क्या है, तो इसको अक्टूबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पूरा इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स है उसको डिजिटाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का प्रोविजंस है उसका कंप्लायंस हो रहा है। तो इस सिस्टम को क्रिएट किया गया था इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज होता है इंपोर्ट के लिए, मतलब कि इंपोर्ट के लिए जो भी पैसा भारत के बाहर भेजा जाता है, जो भी फॉरेन करेंसी भारत के बाहर भेजा जाता है, वो इंपोर्टेड गुड्स के हिसाब से हो। मतलब अगर 1 करोड़ रुपीज़ का मान लीजिए कि जो गुड्स है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, तो 1 करोड़ रुपीज़ ही भारत के बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 करोड़ रुपीज़ का गुड्स इंपोर्ट किया गया है और 1.5 करोड़ रुपीज़ भारत के बाहर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज जो होता है इंपोर्ट के लिए, तो वो एक्चुअल जो इंपोर्टेड गुड्स है उसके हिसाब से हो रहा है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सिस्टम को क्रिएट किया गया था। और जो ओवर इन्वॉइसिंग रहता है, ओवर इन्वॉइसिंग का जो इशू रहता है, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम को
क्रिएट किया गया था। जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो भी कंपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, बहुत बार क्या होता है कि जो आपका इनवॉइस रहता है, जो बिल ऑफ एंट्री रहता है, जिसमें बेसिकली इंपोर्ट का डिटेल्स दिया गया रहता है, तो उसमें वो कंपनी क्या दिखा देता है, जैसे कि मान लीजिए उसमें जो गुड्स इंपोर्ट किया गया है ना, उसका वैल्यू मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपीज़ दिखा दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड जो गुड्स का वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपीज़ है। तो इस तरीके से इनवॉइस में ज़्यादा दाम दिखा करके, ज़्यादा प्राइस दिखा करके भारत के बाहर ज़्यादा पैसा भेज दिया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा भारत के बाहर ये कंपनी भेज देता है। तो यहाँ पे ये जो ओवर इनवॉइसिंग का इशू है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो पूरा सिस्टम है उसको क्रिएट किया गया था। ओके, अब देखिए ये जो पूरा आपका IDPMS है वो करता क्या है, तो ये कस्टम डिपार्टमेंट के पास जो बिल ऑफ एंट्री डेटा रहता है, तो बिल ऑफ एंट्री डेटा के अंदर बेसिकली बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो इंपोर्ट का डिटेल्स रहता है कि किस तरह के प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया गया है, उसका कितना वैल्यू है, कौन से देश से इंपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे IDPMS क्या करता है, कस्टम का जो बिल ऑफ एंट्री डेटा रहता है उसको बैंक के पास जो पेमेंट डेटा रहता है, इंपोर्ट के लिए पेमेंट तो बैंक ही करेगा, राइट। तो IDPMS क्या करता है, कस्टम का जो बिल ऑफ एंट्री डेटा रहता है उसको बैंक का जो पेमेंट डेटा रहता है उसके साथ लिंक करता है, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे वेरीफाई कर सके कि जो इंपोर्टर्स है वो ओवर इनवॉइसिंग तो नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरह के गुड्स को इंपोर्ट नहीं किया गया है, बस उसके नाम पे भारत के बाहर पैसा भेजा जा रहा है, फॉरेन करेंसी भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरीफाई करता है। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कस्टम, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कनेक्ट करके जो पूरा इंपोर्ट फाइनेंसिंग होता है, जो पूरा इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाता है। जो भी स्मॉल इंपोर्टर्स हैं उसके ऊपर जो भी कंप्लायंसेस का बर्डन है उसको ये आसान करता है। और सबसे मेन चीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मदद करता है, जो भी फॉरेक्स आउटफ्लो है, जो भी भारत के बाहर पैसा जाता है, जो भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज भारत के बाहर जाता है, उसको मैनेज करने में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मदद करता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अगेन कि ये जो आपका IDPMS है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से ये इंश्योर करता है कि ओवर इनवॉइसिंग का इशू ना हो, ऐसा ना हो कि 1 करोड़ रुपीज़ का गुड्स इंपोर्ट किया गया है और 2 करोड़ रुपीज़ भारत के बाहर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ये किस तरीके से इंश्योर करता है, ये जो पूरा IDPMS है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जैसे ही जो गुड्स है उसको भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, तो जो भी इंपोर्टर होता है जिसने कि गुड्स इंपोर्ट किया हुआ होता है उसको कस्टम के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है, जिसमें बेसिकली जो भी आपका इंपोर्ट का डिटेल्स है वो रहता है। और इसके अंदर इंपोर्टर का ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक का कोड भी रहता है। जिस भी AD कैटेगरी 1 बैंक को इंपोर्टर ने चुना हुआ होगा उसका कोड रहता है, जो कि बेसिकली पेमेंट करेगा इंपोर्ट के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्टर ने कस्टम के पास इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है, ये जो आपका बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स रहता है उसको ये RBI का जो IDPMS डेटाबेस है उसमें सेम डे ही डाल देता है, सेम डे ही अपलोड कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस सिस्टम के पास ना बिगिनिंग में ही, ये जो पूरा IDPMS सिस्टम है, इस सिस्टम के पास बिगिनिंग में ही सारा इंपोर्ट का डिटेल्स आ जाता है। इंपोर्टर का नाम, इनवॉइस वैल्यू, करेंसी, BOE नंबर, ऑथराइज डीलर का कोड, ये सब इस सिस्टम के अंदर बिगिनिंग में ही आ जाता है। मतलब कि इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने कस्टम डिपार्टमेंट के पास बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। अब कस्टम ने क्या किया, बिल ऑफ एंट्री का जो डिटेल्स है वो उसी दिन जो IDPMS डेटाबेस है उसमें डाल दिया। तो बिगिनिंग में ही इस सिस्टम के अंदर जो पूरा डिटेल्स रहता है वो आ जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इंपोर्टर का ऑथराइज डीलर बैंक रहता है, जो कि बेसिकली इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने वाला होता है, तो ये यहाँ पे अब ये जो आपका पूरा IDPMS सिस्टम है, इस सिस्टम से वो बिल ऑफ एंट्री को डाउनलोड कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको वो देख सकता है और फिर वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है कि उसको पेमेंट करना है। तो जैसे ही इंपोर्टर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है पेमेंट के लिए, तो फिर बैंक यहाँ पे पेमेंट कर देता है उस इंपोर्ट के लिए। और बैंक जो पेमेंट करता है ना, उस पेमेंट को बैंक यहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज के तौर पे IDPMS सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर देता है। और फिर उस पेमेंट को बैंक क्या करता है, क्रॉस पेंडिंग जो भी आपका बिल ऑफ एंट्री रहता है उससे लिंक कर देता है कि इस बिल ऑफ एंट्री के
अगेंस्ट में जो पेमेंट होना था वो हो गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, बैंक क्या करता है, जो भी पेमेंट करता है तो उसको वो IDPMS सिस्टम के अंदर आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज के तौर पे रिकॉर्ड कर देता है। ओके, अब देखिए एक बार पूरा पेमेंट हो गया, जितने भी वैल्यू का इंपोर्ट किया गया है इंपोर्टर के द्वारा, उतना वैल्यू जो बैंक है, उतना जो पैसा है बैंक है उसने पेमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर बैंक है, ऑथराइज डीलर बैंक जो बिल ऑफ एंट्री रहता है, बिल ऑफ ऑथराइज डीलर बैंक, ये जो पूरा सिस्टम है IDPMS, इस सिस्टम के अंदर इस बिल ऑफ एंट्री को क्लोज कर देता है। मतलब कि ये जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है वो क्लोज हो गया है। तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के केस में जैसे ही एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जितना भी पेमेंट है वो भारत के अंदर आ गया, तो फिर बैंक क्या करता है, उसको चेक करके मैच करके सिस्टम के अंदर क्लोज कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस में जो भी अमाउंट मेंशन है उतना अमाउंट जैसे ही पे कर दिया जाता है फॉरेन सेलर को, वैसे ही जो ऑथराइज डीलर बैंक है वो IDPMS सिस्टम के अंदर इसको अपडेट कर देता है, और वो जो बिल ऑफ एंट्री रहता है, वो जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन रहता है उसको कंप्लीट कर देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ सिंपली ये बोला जा रहा है कि किसी एक बिल ऑफ एंट्री को मल्टीपल ORM से सेटल किया जा सकता है। मतलब सिंपली देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि कोई एक इंपोर्ट है, कोई इंपोर्टर है, उसने एक बार इंपोर्ट किया है तो इसके लिए वो मल्टीपल पेमेंट्स कर सकता है, और कोई इंपोर्टर है उसने मल्टीपल इंपोर्ट्स किया है, उसके लिए वो एक ही बार में पेमेंट कर सकता है। तो हर तरह के पेमेंट को हैंडल करने के लिए ये जो IDPMS है वो कैपेबल है। ओके, हो गया ना। यहाँ पे देखिए अगर कोई पेमेंट विदाउट अ मैचिंग BOE हुआ है, मतलब कि कोई पेमेंट हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो बिल ऑफ एंट्री है वो है ही नहीं सिस्टम के अंदर, मतलब कि जो आपका इनवॉइस है वो है ही नहीं सिस्टम के अंदर और पेमेंट हुआ है, या फिर जो भी पेमेंट हुआ है वो इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट मेंशन है उससे अलग है। मान लीजिए कि जो बिल ऑफ एंट्री है उसमें जो अमाउंट है वो 10,000 है, लेकिन जो पेमेंट हुआ है वो मान लीजिए 10,200 रुपीज़ हुआ है। तो ये जो आपका सिस्टम है, ये सिस्टम एक अलर्ट रेज करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ऑथराइज डीलर बैंक यहाँ पे जो भी मिसमैच होगा उसको रिजॉल्व करेगा। अब मान लीजिए ना कि जो बिल ऑफ एंट्री है, ओके, बिल ऑफ एंट्री के अंदर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ शो कर रहा है, और जो पेमेंट हुआ है, जो बैंक ने पेमेंट किया है वो मान लीजिए 10,200 रुपीज़ किया है। तो यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपीज़ इंश्योरेंस वगैरह का है। तो यहाँ पे जो बैंक है, बैंक जो इम्पोर्टर है उसको बोलेगा कि ये जो 200 रुपीज़ है वो किस चीज़ का है, फिर इम्पोर्टर बोलेगा कि इंश्योरेंस चार्जेस है ये, फिर इम्पोर्टर इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो ऑथराइज डीलर बैंक के पास जमा करेगा। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि IDPMS कैसे काम करता है, किस तरीके से इंपोर्ट इस सिस्टम के अंदर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को क्लोज किया जाता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर, और अब हम देखते हैं कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है EDPMS को लेकर के, IDPMS को लेकर के। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का ध्यान अट्रैक्ट किया गया है। मास्टर डायरेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मास्टर डायरेक्शन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो मास्टर डायरेक्शन के ऊपर जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, जो 80 बैंक्स है, उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि बैंक्स किस तरीके से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल होता है उसको चेक करेगा, उसको मैच करेगा, उसको क्लोज करेगा, जो ये दोनों सिस्टम है EDPMS IDPMS सिस्टम उसके अंदर। ओके, तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो EDPMS है IDPMS है उसके अंदर जो भी इंट्रीज होता है, जो भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है, जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है, उसका टाइमली क्लोजर हो, मतलब कि विद इन टाइम फ्रेम इस सिस्टम के अंदर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन को क्लोज किया जा सके। और जो भी हमारे स्मॉल इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ऐसे एक्सपोर्टर्स, ऐसे इंपोर्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू का गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन है, जो रूल रेगुलेशंस का बर्डन है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये डायरेक्शंस इशू किया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अफॉरसेड मास्टर डायरेक्शंस, मतलब ये जो आपने मास्टर डायरेक्शन देखा ना,
ये जो 2 मास्टर डायरेक्शंस है, तो इसके अंदर जो भी प्रोविजंस है उससे हट करके यहाँ पे जो एडी बैंक्स है, ऑथराइज डीलर बैंक को बोला गया है कि जब भी वो ऐसे एंट्रीज को क्लोज करेगा ईडी पीएमएस और आईडी पीएमएस के अंदर, जिसका वैल्यू पर एंट्री या पर बिल, पर आपका जो बिल ऑफ एंट्री है या पर शिपिंग बिल 10 लाख रुपीस या फिर उससे कम रहता है, तो इस केस में यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसीजर्स दिया गया है, उसको फॉलो करके ऑथराइज डीलर बैंक को वैसे एंट्रीज को ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस सिस्टम के अंदर क्लोज करना है। ओके, तो ऑथराइज डीलर बैंक को यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसीजर्स दिया गया है, वो फॉलो करने के लिए बोला गया है। जब भी वो वैसे एंट्रीज को क्लोज करेगा ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस के अंदर, वैसे इंपोर्ट ट्रांजेक्शन वैसे एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को क्लोज करेगा इन दोनों सिस्टम के अंदर, जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीस पर एंट्री और पर बिल 10 लाख रुपीस या फिर उससे कम है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर दिया गया उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, देखिए इस तरह का जो इंट्रीज होगा, किस तरह का इंट्रीज, ऐसा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन वैसा ऐसा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऐसा इंपोर्ट ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीस या फिर इससे कम है। तो इस तरह का जो इंट्रीज होगा ना, इसको बैंक जो रिकंसील करेगा, जो चेक करेगा, मैच करेगा और इसको सिस्टम के अंदर जो क्लोज करेगा ना, वो बस एक डिक्लेरेशन के आधार पे करेगा। जो भी कंसर्न एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर होगा, उससे डिक्लेरेशन ऑब्टेन किया जाएगा और उसके आधार पे ही बैंक इस तरह के एंट्रीज को, इस तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंट्रीज को चेक करेगा, मैच करेगा और सिस्टम के अंदर क्लोज करेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है और उसने ना सपोज कि 8 लाख रुपीस का टेक्सटाइल मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है। ओके, और उसको पैसा मिल गया है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर एक रिटन डिक्लेरेशन देगा बैंक को कि उसने जो भी एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा उसको मिल गया है। तो इस डिक्लेरेशन के आधार पे बैंक जो पूरा आपका सिस्टम है, ईडीपीएमएस सिस्टम है, उसके अंदर ये चेक करेगा, मैच करेगा, चेक करेगा कि जितना शिपिंग बिल के अंदर अमाउंट है उतना पैसा इसको मिला है या नहीं मिला है, मैच करेगा उसको और फिर उस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को ईडीपीएमएस सिस्टम के अंदर क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। सिमिलरली इंपोर्टर के केस में, इंपोर्टर ने मान लीजिए कुछ इंपोर्ट किया है 1 लाख रुपए का, कुछ उसने गुड्स इंपोर्ट किया है और उसने पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे वो एक रिटन डिक्लेरेशन देगा बैंक को, जिसमें बेसिकली ये लिखा होगा कि उसने इंपोर्टेड गुड्स के लिए पेमेंट कर दिया है। बैंक यहाँ पे उसको रिकंसील करेगा, उसको चेक करेगा, उसको मैच करेगा और फिर अगर सब चीज़ सही होगा तो उसको वो सिस्टम के अंदर क्लोज कर देगा। ठीक है, तो सिंपली ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसा इंट्रीज जिसका वैल्यू पर एंट्री या फिर पर बिल 10 लाख रुपीस या फिर उससे कम है, तो इस केस में यहाँ पे जो बैंक है, बैंक सिर्फ एक डिक्लेरेशन के आधार पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के द्वारा एक डिक्लेरेशन बैंक ऑब्टेन करेगा और सिर्फ उस डिक्लेरेशन के आधार पे इस तरह के एंट्रीज को, कैसा एंट्रीज, जिसका वैल्यू 10 लाख या फिर इससे कम है, इस तरह के एंट्रीज को सिस्टम के अंदर चेक मैच करके उसको क्लोज कर देगा। ओके, समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके लिए बैंक एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को नहीं बोलेगा, सिंपली यहाँ पे बैंक एक्सपोर्टर से इंपोर्टर से जो रिटन डिक्लेरेशन होता है वो ऑब्टेन करेगा और उसके आधार पे इस तरह के एंट्रीज को बैंक सिस्टम के अंदर चेक करके उसको मैच करके क्लोज कर देगा। एम आई क्लियर, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, तो अगर जो शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल के अंदर जो भी वैल्यू मेंशन है या बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो भी वैल्यू मेंशन है, अगर उससे कम पैसा रिसीव होता है, तो इस केस में भी बैंक यहाँ पे उस तरह के ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और जो भी आपका कंसर्न एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर होगा, उससे एक डिक्लेरेशन मांगेगा और उस डिक्लेरेशन के आधार पे इस तरह के ट्रांजेक्शन को वो एक्सेप्ट करेगा और उसको सिस्टम के अंदर क्लोज करेगा। मतलब मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है और उसने सपोज कि 10 लाख रुपीस का जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट किया है, शिपिंग बिल के अंदर ना जो आपका शिपिंग बिल है उसमें मान लीजिए 10 लाख रुपीस मेंशन है। अब यहाँ पे
इस एक्सपोर्टर ने जिसको भी एक्सपोर्ट किया है जिस भी देश में, तो जो बायर है ना, बायर को जब गुड्स मिला ना, तो गुड्स उस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी का उसको मिलना चाहिए। तो बायर इसको क्या बोलता है, हम आपको 10 लाख रुपीज़ नहीं, हम आपको मान लीजिए कि 9 लाख रुपीज़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब इस एक्सपोर्टर को तो 9 लाख रुपए सिर्फ मिलेगा, लेकिन शिपिंग बिल के अंदर तो 10 लाख रुपीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे ये जो रिडक्शन है, इसके लिए ये जो आपका एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, सिंपली बैंक को डिक्लेरेशन देगा और डिक्लेरेशन में ये चीज़ बताएगा कि गुड्स डिफेक्टिव था जिसके वजह से हमें 9 लाख रुपीज़ सिर्फ मिला है। और फिर इस डिक्लेरेशन के आधार पे इस तरह के ट्रांजेक्शन को जो बैंक है वो आपका जो सिस्टम है EDPMS, जो IDPMS सिस्टम है, उसके अंदर चेक करके उसको मैच करके क्लोज कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। तो ये जो डिक्लेरेशंस का यहाँ पे बात किया गया है, ये जो डिक्लेरेशंस का यहाँ पे बात किया गया है ना, ये डिक्लेरेशंस जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, वो क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि हर 3 महीने क्वार्टरली बेसिस पे वो भी सबमिट कर सकता है कंसोलिडेटेड मैनर में। मतलब कोई एक्सपोर्टर है मान लीजिए, और वो ना 4-5 उसने एक्सपोर्ट किया है, और हर एक एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम है। तो हर एक एक्सपोर्ट के लिए रिटर्न डिक्लेरेशन बैंक को देने के बजाय वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने पे जितना भी उसने एक्सपोर्ट किया है उसके लिए वो एक डिक्लेरेशन, एक रिटर्न डिक्लेरेशन बैंक को दे देगा, और बैंक सिंपली उस रिटर्न डिक्लेरेशन के आधार पे जितना सारा भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है उसको उस सिस्टम के अंदर क्लोज कर देगा। ओके, फॉर बल्क रिकंसिलेशन एंड क्लोजिंग ऑफ EDPMS IDPMS एंट्री। तो अगर यहाँ पे एक्सपोर्टर के द्वारा कंसोलिडेटेड मैनर में जो डिक्लेरेशन है क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो अगर सबमिट किया जाता है, तो ये क्या चीज़ के लिए है, बल्क रिकंसिलेशन के लिए। मतलब कि बैंक यहाँ पे एक साथ बहुत सारे एंट्रीज को जो आपका EDPMS IDPMS है उसके अंदर चेक करेगा, मैच करेगा और क्लोज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये 3 प्रोसीजर्स है जो कि बैंक को फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो जब भी बैंक वैसे एंट्रीज को क्लोज करेगा EDPMS और IDPMS सिस्टम के अंदर जिसका वैल्यू पर एंट्री या फिर पर बिल 10 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम है, तो इस केस में जो ऑथराइज डीलर बैंक है वो ये सब यहाँ पे प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। मतलब सिंपली बोला गया कि मान लीजिए अगर कोई एक्सपोर्टर है और उसने कुछ एक्सपोर्ट किया है और उसका वैल्यू 10 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम है, तो वो तो स्मॉल एक्सपोर्टर कहलाएगा। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। सिंपली यहाँ पे वो एक डिक्लेरेशन देगा बैंक को, और सिर्फ उस डिक्लेरेशन के आधार पे बैंक उसके एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को सिस्टम में क्लोज कर देगा। उसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं मांगेगा। ओके, अगर मान लीजिए कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो शिपिंग बिल के अंदर जो अमाउंट मेंशन है उससे कम है, तो इस केस में भी बैंक जो एक्सपोर्टर है उससे बहुत सारा दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। सिंपली एक्सपोर्टर यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देगा, रिटन डिक्लेरेशन बैंक को, कि इस रीजन से जो अमाउंट है वो हमें कम मिला है, और बैंक उसके आधार पे फिर सिस्टम के अंदर उस ट्रांजेक्शन को, उस एंट्री को क्लोज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमें कन्फ्यूज़न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और देखिए जब भी आप कन्फ्यूज़न पूछते हैं तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आप टाइम बता दीजिए कि कहाँ कौन से पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, और दूसरा चीज़ क्या कन्फ्यूजन है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टाइम बता देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि आप किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप टाइम और साथ में ये भी बता दीजिए कि आपको किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं क्लियर कर दूंगी। तो यही पूरा सर्कुलर था, बस यही प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए बैंकों को बोला गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑथराइज डीलर बैंक होता है वो जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करता है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बैंक्स अपना कुछ तो जो चार्जेस है वो लेगा, राइट। फ्री में तो बैंक करेगा नहीं, कुछ चार्जेस लेगा यहाँ पे। तो ऑथराइज डीलर बैंक को यहाँ पे बोला गया है कि जो स्मॉल वैल्यू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू 10 लाख रुपीज़ और उससे कम है, तो उसको हैंडल करने के लिए जो भी चार्जेस को इम्पोज करता है उसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे बोला गया। और बोला गया कि वो जो चार्जेस है, वो जो रिवाइज प्रोसीजर है, रिलैक्सेशन ऊपर में मेंशन है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और एडी बैंक्स को बोला गया इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो भी चार्जेस ये लेगा,
वो यहाँ पे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो चार्ज है वो ले रहा है एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर से। ओके, इन सब के अलावा देखिए, अगर कोई एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है, जो कि ये जो गाइडलाइंस है जो ऊपर में मेंशन है, अगर उसके कंप्लायंस में डिले होता है, अगर उसके कंप्लायंस में डिले होता है तो ऑथराइज डीलर बैंक इस केस में किसी भी तरह का पीनल चार्जेस जो पेनल्टी होता है वो उसके ऊपर इम्पोज नहीं करेगा। ओके, और ये जो एबव इंस्ट्रक्शंस है इसके हिसाब से जो 2 मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मास्टर डायरेक्शन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो चेंजेस है उसके हिसाब से ये मास्टर डायरेक्शन हो। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पे ऑथराइज डीलर बैंक को इस सर्कुलर के बारे में अपने क्लाइंट को बताने के लिए बोला गया है, और ये जो सर्कुलर है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। और अगेन ये किसी भी दूसरे लॉ के तहत अगर कोई परमिशन या फिर अप्रूवल का बात किया गया है उसको ये प्रीजुडिस नहीं करता है। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये पूरा सर्कुलर समझ में आ गया होगा। तो इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, ये था राइट। तो यहाँ पे जो ये 2 सिस्टम है EDPMS और IDPMS, तो इस सिस्टम के अंदर वैसा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, वैसा इंपोर्ट ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू 10 लाख रुपए या फिर उससे कम है, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको जब बैंक क्लोज करेगा सिस्टम के अंदर चेक करके उसको मैच करके जब उसको क्लोज करेगा तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसीजर बताया गया है जो कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ही बैंक को उन एंट्रीज को इन सिस्टम के अंदर क्लोज करना है। आई होप आई एम क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 3 अक्टूबर 2025 का है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होता है SRVA, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू अभी तक सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू अब ना कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर, बल्कि जो इंडियन कंपनीज के द्वारा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ इशू किया जाता है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर को हम अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहला तो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, और दूसरा कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करें तो इन जनरल जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ तो नाम से ही आपको पता चल जाता है जो भी इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज के द्वारा जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है जिसको इशू करके वो पैसा रेज करता है, जैसे कि आपका बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ हो गया। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होता है, फिर आपका कमर्शियल पेपर हो गया, आपका डिबेंचर्स हो गया, तो ये सब क्या है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ है। एग्जैक्ट अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019 के स्केड्यूल 1 के पैराग्राफ 1 के सब पैराग्राफ ए के अंदर जितना सारा भी इंस्ट्रूमेंट मेंशन है उसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और म्युनिसिपल बॉन्ड्स को छोड़ करके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब क्या माना गया है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज माना गया है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, सॉरी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं इसको छोड़ के, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स को छोड़ करके और ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स को छोड़ करके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इंडियन कंपनी के द्वारा जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू किया जाता है, इंडियन कंपनी के द्वारा जो कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यूनिट होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ रिसीट इशू किया जाता है, जो भी आपका रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होता है,
जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स के द्वारा इशू किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स बेसिकली रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू करके फंड रेज करता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज है। मैंने इसे इसलिए बता दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब हम कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो आ सकता है। ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, तो एक तो चीज हमें समझ में आ गया कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। अब हम बात करते हैं स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के बारे में कि स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट क्या है। ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है। देखिए, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट एक ऐसे तरह का बैंक अकाउंट होता है जो कि भारत के अंदर ऑथराइज्ड डीलर बैंक मेंटेन करता है किसी फॉरेन बैंक या फिर किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे, और इसमें जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहता है। जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है वो भारत के अंदर क्या है, एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, राइट। तो SBI है, SBI ने एक इंडियन रुपीज बैंक अकाउंट ओपन किया है रशिया के एक बैंक के लिए, जो रशिया का सबर बैंक है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबर बैंक के लिए एक इंडियन रुपीज बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो देखिए, इस अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है वो पैसा रहेगा सबर बैंक का, लेकिन इसको मेंटेन कौन कर रहा है भारत के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह का जो अकाउंट है वो SBI के लिए क्या हो गया, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट हो गया। तो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी भारत के अंदर किसी ऑथराइज्ड डीलर बैंक, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, तो ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो कि भारत के अंदर कोई ऑथराइज्ड डीलर बैंक किसी फॉरेन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे मेंटेन करता है, और इसमें जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहता है। जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो पैसा रहता है वो पैसा ये फॉरेन बैंक का रहता है। ओके, इसको बस ये मेंटेन करता है SBI। एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ना। देखिए, इस तरह का जो अकाउंट्स होता है ना, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होता है उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज में करने के लिए, ना कि फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर हो गया, इसमें करने के लिए। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज में करने के लिए इस तरह के अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो जो आपका स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है इसको जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो इंडियन रुपी का इस्तेमाल है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और फॉरेन करेंसीज के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है, पर्टिकुलरली US डॉलर के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, ताकि जो भी एक्सपोर्ट हो, जो भी इंपोर्ट हो, उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज में ही हो, डॉलर या फिर किसी फॉरेन करेंसीज में नहीं हो। इस उद्देश्य के साथ स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट को जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नाउ यहाँ पे ये पूरा काम कैसे करता है स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको अभी वाला जो सर्कुलर है वो समझ में आएगा। तो इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक रशियन बैंक है, सबर बैंक, रशिया का लार्जेस्ट बैंक है। तो मान लीजिए कि सबर बैंक है, सबर बैंक ने एक स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट ओपन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो याद रखिएगा कि ये जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है ये किसने ओपन किया है, सबर बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ओपन किया है। और ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है इसका इस्तेमाल जो भी रशियन एक्सपोर्टर है, जो भी रशियन इंपोर्टर है, जो कि सबर बैंक का क्लाइंट है, उसके द्वारा किया जा सकता है। ओके, अब देखिए, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो किस में रहेगा, इंडियन रुपीज में रहेगा, ना कि रूबल्स या फिर डॉलर्स में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि एक इंडियन ऑयल कंपनी है और इंडियन ऑयल कंपनी ने यहाँ पे एक रशियन कंपनी से 500 करोड़ रुपीस का जो क्रूड ऑयल होता है वो परचेज किया है। तो जनरली क्या होता था कि जब भी कोई इंडियन कंपनी किसी दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करता था, कुछ खरीदता था, तो उसका जो पेमेंट है क्या होता है, जनरली वो US डॉलर में होता है। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो आपका इंडियन ऑयल कंपनी है ना, इसको रशियन कंपनी को 500 करोड़ रुपए देना है। तो US डॉलर में देने के जगह पे ये जो इंडियन कंपनी है ना, जो इंडियन इंपोर्टर है, वो क्या करेगा, वो ये जो रशियन कंपनी है, रशियन
कंपनी के बैंक का, सबर बैंक का जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है एसबीआई के पास, तो ये इंडियन इंपोर्टर क्या करेगा, ये 500 करोड़ रुपीस डायरेक्टली इस स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर पे कर देगा। तो कुछ इस तरीके से जो रशियन एक्सपोर्टर होगा, ये जो आपका रशियन कंपनी है, जो रशियन एक्सपोर्टर है जिसका नाम यहाँ पे रॉसनेफ्ट दिया गया है, उसको 500 करोड़ रुपए मिल गया स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर। और किस में मिला, तो इंडियन रुपीस में उसको ये पैसा मिला, ये भी याद रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने 500 करोड़ रुपीस डॉलर में पे किया, फिर डॉलर को रूबल्स में कन्वर्ट करके जो आपका रशियन एक्सपोर्टर है उसको मिला, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडियन कंपनी ने 500 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस में पे किया और जो रशियन एक्सपोर्टर है उसको इंडियन रुपीस में ही ये जो 500 करोड़ रुपया है वो मिला। ओके, तो यहाँ पे इस रशियन एक्सपोर्टर का नाम क्या है, रॉसनेफ्ट है। अब देखिए, ये जो रॉसनेफ्ट है ना, उसको जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर 500 करोड़ रुपीस मिला है, तो उसका इस्तेमाल वो किस किस चीज़ के लिए कर सकता है, तो वो इस पैसे का इस्तेमाल करके जो इंडियन गुड्स है वो बाई कर सकता है इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करके। मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इन सबको वो परचेज कर सकता है और इसके लिए जो पेमेंट करेगा वो इंडियन रुपीस में करेगा। या फिर ये क्या कर सकता है, इंडियन रुपीस को वो इंडियन एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटीज। तो जो भी इसका बैंक है, ये रॉसनेफ्ट का जो भी बैंक है सबर बैंक, तो सबर बैंक को इंस्ट्रक्ट करके ये उसको बोल करके ये जो इंडियन एसेट्स है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटीज, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या फिर सिंपली ये इस अकाउंट में जो इंडियन रुपीस है उसको होल्ड करके रख सकता है भारत के साथ जो भी इसका फ्यूचर ट्रेड होगा उसके लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए, तो याद रखिएगा कि जो ये रॉसनेफ्ट है उसके पास 500 करोड़ रुपीस है, किस में है, इंडियन रुपीस में है, राइट। 500 रुपीस मैंने लिख दिया, 500 करोड़ रुपीस है, राइट। 500 करोड़ रुपीस है, किस में है, इंडियन रुपीस में है। तो अब यहाँ पे जो रॉसनेफ्ट है ना, उसको मान लीजिए कि भारत से कुछ इंपोर्ट करना है और इसको मान लीजिए कि इसने भारत से टी, मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट किया है और 200 करोड़ रुपए का। तो ये क्या करेगा, ये रॉसनेफ्ट क्या करेगा ना, ये इंडियन एक्सपोर्टर को कैसे पेमेंट करेगा, जिस भी इंडियन एक्सपोर्टर से इसने ये सब चीज़ खरीदा है उसको वो कैसे पेमेंट करेगा, तो सिंपली ये क्या करेगा, ये जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर 500 करोड़ रुपीस है उसमें से डायरेक्टली ये 200 करोड़ रुपीस जो आपका इंडियन एक्सपोर्टर है उसको ये पे कर देगा उसका भारत के अंदर जो डोमेस्टिक बैंक अकाउंट होगा उसमें। तो यहाँ पे किसी भी तरह का करेंसी कन्वर्जन नहीं होगा, समझ में आया। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कंपनी ने जो रॉसनेफ्ट है जो आपका रशियन एक्सपोर्टर है उसको कैसे पेमेंट किया, इंडियन रुपीज में 500 करोड़ रुपया दिया, वो इंडियन रुपीज में 500 करोड़ रुपया स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे चल करके ये जो रशियन एक्सपोर्टर है, जो ये रॉसनेफ्ट है, रॉसनेफ्ट ने 200 करोड़ रुपए के वैल्यू का टी, मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट किया भारत से, इसके लिए इसको भारत को पेमेंट करना है। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास तो इंडियन रुपीस पहले से है स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर, तो उसमें से ये 200 करोड़ रुपए डायरेक्टली इस अकाउंट्स में से ये जो आपका अकाउंट है इसमें से डायरेक्टली ये 200 करोड़ रुपए ये जो रॉसनेफ्ट है वो किसको दे देगा, जो इंडियन इंपोर्टर है उसको दे देगा, ठीक है, उसका जो भी डोमेस्टिक बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे कहीं पे भी करेंसी कन्वर्जन नहीं हुआ है, यहाँ पे इंडियन रुपीज में पेमेंट हुआ है। समझ में आ गया स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको लेकर के क्या अभी फैसला लिया गया है। तो ये रहा हमारा सर्कुलर। सबसे पहले तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का ध्यान अट्रैक्ट किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019 के स्केड्यूल 1 के ऊपर। तो स्केड्यूल 1 में सिंपली यही बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है वो किस तरह का, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जो नॉन रेसिडेंट है, वो किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये सब सारा चीज़ें इसके अंदर बताया गया है। और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 को भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक को रेफर करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्शंस 2020
5 को इशू किया गया था जनवरी 2025 में, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो इसके अंदर जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स होता है, जो FPI है, OCI है, NRI है, उसके द्वारा भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बेसिकली रूल्स है, रेगुलेशंस है, लिमिट्स वगैरह बताया गया है। तो इस मास्टर डायरेक्शन को भी रेफर करने के लिए बोला गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी क्या है ना, अभी के नियम के हिसाब से जो पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जो कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीज में करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का क्या मतलब है, जो भी फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसका कि भारत के अंदर AD बैंक के पास स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है। तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होता है, जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में हो सके। तो ये अभी परमिटेड है। अभी ऐसा फॉरेन बैंक्स जो है, जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होल्डर है, वो परमिटेड है कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो भी रुपी सरप्लस बैलेंस है, मतलब वैसा पैसा जो कि एक्स्ट्रा है या फिर अनयूज्ड जो भी इंडियन रुपीज़ है, तो ये अभी परमिटेड है कि उन पैसों को वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। समझ में आ गया? तो अभी के नियम के हिसाब से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विच इज़ फॉरेन बैंक्स जो कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में करने के लिए, तो वो अभी परमिटेड है कि इस अकाउंट में जो भी सरप्लस रुपी बैलेंस रहता है उसको वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ये समझ में आ गया अभी तक? अब देखिए यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि अब स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो भी रुपी सरप्लस है उसको ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बल्कि इंडियन कंपनीज के द्वारा जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स इशू किया जाता है उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। समझ में आ गया? अभी तक क्या था, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जो फॉरेन बैंक है जिसका कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट रहता है भारत के अंदर AD बैंक के पास। तो अभी तक क्या था कि इसमें जो भी रुपी सरप्लस बैलेंस होता है, इसमें जो भी रुपी सरप्लस बैलेंस है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो अनयूज्ड पैसा है, तो ये रुपी सरप्लस बैलेंस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता था। अब यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया गया है कि ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बल्कि जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कि आपका क्या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, तो उसके अंदर भी अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही फैसला लिया गया है। ओके, अभी तक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो रुपी सरप्लस बैलेंस होता था उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता था, लेकिन अब उस पैसे को ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बल्कि जो आपका कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, जिसको कि इंडियन कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, इंडियन कंपनी इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आई होप आपको ये सर्कुलर समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, अब स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो रुपी सरप्लस बैलेंस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एज इंडियन कंपनी के द्वारा इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर के अंदर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है, और इस सर्कुलर के कंटेंट के बारे में, इसमें जो भी फैसला लिया गया है उसके बारे में ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक यहाँ पे जो भी इसका क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उसको बता सकता है। और फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत ये सर्कुलर इशू किया गया है। और अगेन किसी भी दूसरे लॉ के तहत अगर कोई परमिशन अप्रूवल का बात किया गया है उसको ये प्री जुडिस नहीं करता है। समझ में आ गया? एप्लीकेबिलिटी, तो जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा।
नाउ देखिए यहाँ पे जो फैसला लिया गया है उसके हिसाब से जो मास्टर डायरेक्शन है, जनवरी मंथ का जो मास्टर डायरेक्शन है, ये वाला अभी हमने देखा था, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये जो मास्टर डायरेक्शन है इसको यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो अब इस कंप्लीट मास्टर डायरेक्शन को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, ये जो भी फैसला लिया गया है उसके हिसाब से इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे चेंजेस आए हैं उस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पार्ट 1 के पैराग्राफ 3 के अंदर जो चेंजेस है वो लाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ 3 में ना पूरा इन्वेस्टमेंट चैनल बताया गया है। तो जो भी नॉन रेसिडेंट है, एफपीआई, आपका ओसीआई, एनआरआई, तो उसके द्वारा भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए ना चैनल्स बताया गया, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग रूट बताए गए जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है जनरल रूट। तो जनरल रूट के तहत जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कुछ कुछ लिमिट है, उसको ध्यान में रख करके। दूसरा रूट है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। तो इस रूट के तहत भी एफपीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे जो जनरल रूट के तहत कुछ कुछ कंडीशंस है, उससे इस रूट के तहत अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे छूट मिलेगा। लेकिन अगर कोई एफपीआई है जो कि जनरल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत वो इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, तो यहाँ पे एक स्टिपुलेटेड रिटेंशन पीरियड होता है, एक फिक्स पीरियड होता है जितने समय तक उसको अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना होगा। ओके। इसके बाद जो तीसरा रूट है वो है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत जो नॉन रेसिडेंट है, जो आपका एफपीआई है, जो आपका ओसीआई है, जो एनआरआई है, जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, वो कुछ कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत। तो ये तीसरा रूट है। चौथा रूट है स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो इस रूट के तहत केंद्र सरकार के द्वारा आईएफएससी के अंदर जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया जाता है, उस बॉन्ड्स के अंदर इस रूट के तहत एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो न्यूली एडेड रूट है, जो 5वां रूट है, वो है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट रूट। तो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट रूट, इसके अंदर ही अभी जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट में अमेंडमेंट लाया गया है। तो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के तहत जो भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मतलब जो भी फॉरेन बैंक है, जो भी आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होल्डर है, वो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो भी रुपी सरप्लस बैलेंस है, जो अनयूज्ड बैलेंस है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, उसको एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है, पहले यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा हुआ था, अब इसको हटा करके एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एज कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर एक और पैराग्राफ को ऐड कर दिया गया है। तो इस पैराग्राफ के तहत क्या बोला जा रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जनरल रूट के बारे में बताया जा रहा है कि जनरल रूट के तहत कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जनरल रूट के तहत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक होगा, मतलब कि जो भी इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका जो टोटल वैल्यू है, उसके 6% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपए के वैल्यू का इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है मार्केट के अंदर, तो इसका 6% विच इज 6 करोड़, तो इसके अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए जनरल रूट के तहत, ये बोला जा रहा है। ओके,
स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी लिमिट है। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आउटस्टैंडिंग स्टॉक का 2% और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए भी लिमिट है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 15%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए लिमिट 6% है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए लिमिट 2% है और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए लिमिट 15% है। इसको याद रखिएगा, हालांकि मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी अगर हो सके तो ये याद कर लीजिए, 6, 2 और 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट क्या लाया गया है, तो ये वाला एक पैराग्राफ को ऐड कर दिया गया है और इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है ना, उसको हम समझते हैं। देखिए ये पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो आपका ये स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर जो भी रुपी सरप्लस बैलेंस है, तो इस बैलेंस को जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, ये जनरल रूट के तहत जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब कि मान लीजिए कि 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर हम लिमिट निकालें कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जनरल रूट के तहत मैक्सिमम कितना एफपीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मान लीजिए लिमिट को निकाल के आया 15,000 करोड़। ओके, 15,000 करोड़ आया और अब मान लीजिए कोई स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है और उसने स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट में जो रुपी सरप्लस बैलेंस है, सपोज 200 करोड़ रुपीस उसने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो 200 करोड़ रुपीस है ना, 200 करोड़ रुपीस इसके अंदर ही आएगा, इस लिमिट के अंदर ही आएगा। ओके, समझ गए क्या बोला जा रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पार्ट 5A है उसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है। तो पार्ट 5A के अंदर बेसिकली जो हमारा 5वां रूट है, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट रूट, जिस रूट के तहत नॉन रेसिडेंट भारत के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इस रूट के बारे में बताया गया है कि एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है, एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली अमेंडमेंट हुआ है। तो देखिए स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट रूट के तहत एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो पहले क्या था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स। अब यहाँ पे और क्या हो गया है, इंडियन कंपनीज के द्वारा जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है, वो भी इस रूट के तहत एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो जनरल रूट के तहत एसपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, जो हमने देखा था 6%, 2%, 15%, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, तो वो सब रूल रेगुलेशंस इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कैसा इन्वेस्टमेंट? एसआरवीए होल्डर के द्वारा एसआरवीए में जो रुपी सरप्लस बैलेंस है, उसको जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया गया है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड जो आपका मिनिमम रेजिडुअल मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट है और जो इशू वाइज लिमिट है, ये दोनों जो आपका रूल है ना, ये दोनों रूल एसआरवीए रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब देखिए होता क्या है कि जनरल रूट के तहत जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर ना, तो यहाँ पे नियम है कि सिर्फ ऐसे ही कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जिसका जो रेजिडुअल मैच्योरिटी है, जिसके मैच्योर होने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। और यहाँ पे कुछ इशू वाइज लिमिट भी है कि एक कोई पर्टिकुलर इशुएंस का 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है कोई एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर ग्रुप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो जनरल रूट के तहत अगर कोई नॉर्मल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये सब जो रूल है, ये सब रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इन जनरल रूट के तहत एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 2%, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 6%, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 2%, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के लिए 15%, वो सब जो रूल्स है वो सब एप्लीकेबल होगा।
बस यहाँ पे ये जो मिनिमम रेजिडुअल मैच्योरिटी का रिक्वायरमेंट है और जो इशू वाइज लिमिट है ना, वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको आसान शब्दों में समझाने का, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन सा रूल लागू होगा? जनरल रूल के तहत एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए जो रूल है वो सब रूल लागू होगा। बस यहाँ पे जो मिनिमम रेजिडुअल मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट का रूल है, जो इशू वाइज लिमिट है, ये लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होगा, कैसा इन्वेस्टमेंट? जो आपका स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर्स के द्वारा स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर रुपी सरप्लस बैलेंस को, जो भी आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो भी आपका रूल है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हो रहा है। इस चीज़ को इंश्योर करने का जो जिम्मेदारी है वो दो पार्टीज के ऊपर है। एक तो है आपका खुद स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर, और दूसरा है आपका ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, जो कि इस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा SRVA होल्डर के द्वारा, SRVA के थ्रू, तो यहाँ पे वो इन सब रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे सिंपली देखिए ये बोला जा रहा है ना कि जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है, वो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट में जो भी पैसा है उसको जो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के जो अंदर पैसा है उसका इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करना होगा SRVA होल्डर को। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनेगा, जो भी आपका सेल करने पे पैसा बनेगा, जो मैच्योर हो जाने पे मैच्योरिटी के समय में पैसा बनेगा, तो ये सब पैसा ये सेम जो आपका स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है उसके अंदर ही क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है, ओके, और उसका एक स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है और इसमें इंडियन रुपीज़ में उसका पैसा है, और ये यहाँ पे एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इसको ये जो अकाउंट है इस अकाउंट से ही पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और इसके ऊपर जो भी मिलेगा इंटरेस्ट हो गया, आपका जो भी प्रोसीड्स आएगा वो सिर्फ इसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, अगेन जो पार्ट 5A है, पार्ट 5A के अंदर एक जो आपका पैराग्राफ है उसको ऐड कर दिया गया है। तो इसके तहत क्या बोला जा रहा है ना कि जो आपका ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक यहाँ पे जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है उसको हेल्प करेगा एक सेपरेट डीमेट अकाउंट ओपन करने में, ताकि उसका जो भी होल्डिंग्स है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, उसको इस अकाउंट में होल्ड करके वो रख सके। तो स्पेशल रुपी जो वोस्टो अकाउंट होल्डर्स है उसको जो बैंक है वो यहाँ पे बेसिकली मदद करेगा एक जो सेपरेट डीमेट अकाउंट होता है वो ओपन करने में, ताकि जितना भी उसका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर है जिसको कि उसने इंडियन कंपनी से खरीदा है उसको वो सेफली यहाँ पे ये जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें स्टोर करके रख सके। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे ये वाले पॉइंट को ऐड कर दिया गया है। इसके बाद ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो गया। तो बस यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो पूरा आपका मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन को अपडेट किया गया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कौन सा सर्कुलर पढ़ा है?
यहाँ पे हमने ये वाला सर्कुलर पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट। तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है वो अब स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के थ्रू जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 3 अक्टूबर 2025 का है। और इस अगर आपने लास्ट वाला सर्कुलर पढ़ लिया है तो ये सर्कुलर कुछ नहीं है, बस इसमें क्या बोला गया है देखिए, बस इसमें लास्ट वाले सर्कुलर में क्या बोला गया था, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसको अलाउ कर दिया गया था कि वो जो भी आपका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर्स है, इंडियन कंपनीज इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो फॉरेन बैंक है, जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये जो फैसला लिया गया है उसके हिसाब से जो ऑथराइज डीलर बैंक्स है ना, ऑथराइज डीलर बैंक्स को बोला गया है कि वो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो परमिट कर देगा। मतलब इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स के अंदर जो भी आपका स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर सरप्लस बैलेंस है उसका इस्तेमाल करके, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स परमिट कर देगा। बस सिंपली यही इस सर्कुलर में बोला गया है। और जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उन सब के ऊपर ये सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा, उन सबको ये चीज बोला गया है। ओके, समझ में आ गया। मतलब फैसला क्या लिया गया है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो फॉरेन बैंक्स है, स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होल्डर है, वो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर जो सरप्लस बैलेंस है उसको वो इंडियन कंपनी इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। ये फैसला लिया गया है। तो अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली आरबीआई ने बोला है ऑथराइज डीलर बैंक्स को कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को परमिट कर सकता है। अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास रिक्वेस्ट आता है तो उसको वो परमिट कर सकता है, उसको वो अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप जितने सारी भी सर्कुलर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहला चीज़ तो आप एक बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि ज़्यादातर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप हमें टाइम भी बताइए और साथ में आपका क्या कन्फ्यूजन है वो भी हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।